आज बहुत शानदार ढंग से संचित जी ने देखिए प्रोडक्ट्स अपने पास एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट हैं और इसकी चर्चा हमें हर मीटिंग में करनी ही चाहिए। हमारा इस बिजनेस का जैसे प्राण गीत आपने सुना, उस प्राण गीत में सब चीज आ जाता है। आरसीएम क्या करना चाहता है, आरसीएम क्या है, उसी तरह से हमारा प्लान और प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी है। इस पे चर्चा करना, इसका बारे में लोगों को बताना। बहुत शानदार ढंग से संजीत जी ने आज न्यूट्रीचार्ज किट्स, जो कि सबसे जरूरी बच्चों, आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट। तो आज मैं अपनी बातचीत करने के पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम हुआ डी.एन. मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस आज से लगभग 17 साल पहले अचानक ये मेरे जिंदगी में आया। और केवल जिंदगी में आने से कुछ नहीं होता, इसको समझना होता है। ऊपर वाले का मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये महत्वपूर्ण है सर। ये बिजनेस बहुत आसान है, किसी को भी बहुत आराम से मिल जाता है। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चंद हजार का हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, अपने जरूरत का सामान लेते हैं और हमें ये बिजनेस मिल जाता है। तो एक मिनट, मेरा मकसद क्या है, मैं पहले एक गाने से आपको समझ में आएगी बात, फिर हम चर्चा करते हैं। जूम पे आते हैं, मिलते हैं, धड़कने धड़कनों में खो जाए, दिल को दिल के करीब लाना है। हम आपस में इसलिए रोज मिलते हैं कि हमारी सोच और आपकी सोच एक हो। दिल के करीब रोज हम होते जाएं। मैं हूं अपने सनम की बाहों में, मेरे कदमों तले जमाना है। सच में दोस्तों, जब आप लोगों को मैं देखता हूं सामने, जब आप लोगों को मैं देखता हूं, आपके सामने जब भी मैं रहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि मैं भी अपने सारे चाहने वालों की बाहों में हूं। मैं हूं अपने सनम के बाहों में, और उस समय मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सारा जमाना मेरे कदमों के तले है। ख्वाब तो कांच से भी नाजुक हैं, टूटने से इन्हें बचाना है। मेरे भी ख्वाब हैं, आपके भी ख्वाब हैं, और रोज मिलने का जो ये सिलसिला है, एक ही मकसद है कि हमारे और आपके जो भी ख्वाब हैं उसको टूटने से बचाना है। मन मेरा प्यार का शिवाला, आपको देवता बनाना है। मेरा जो मन है ये प्यार का शिवाला है, और आप सबको देवता बनाना है। इस वजह से हम लगातार आप लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो इस भावना को आप लोगों को समझना है, और हम एक दूसरे की भावना को समझ के जब आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि जब तक मीटिंग में है तो ठीक है, मीटिंग से निकला तो देखिए, ये दिल को दिल के करीब जब हम लाएंगे तो हमेशा हम साथ रहें या न रहें, तो वो एहसास रहना चाहिए।
और वो एहसास मुझे भी ताकत देता है और आपको भी निश्चित रूप से ताकत देगा। तो आज की जो चर्चा है, जैसा कि कल मैंने कहा था, कि आज का जो चर्चा है इसका है रूल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स, नियम बनाम सिद्धांत। ये कई पार्ट में इसको, हालांकि ये बहुत लंबा है लेकिन इसको मैंने कई पार्ट में बांट दिया है, कि क्योंकि हो सकता है एक दिन में पूरा ना हो तो फिर आगे लेंगे। तो ये पहला दिन है आज, इसका मैं पहली इस पे चर्चा कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है रूल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स। कोई बताएंगे कि रूल्स क्या होता है जी? रूल्स का मतलब क्या होता है? कोई बताइए जरा हमको, रूल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स का मतलब है नियम, और नियम जो है वो उसी पे पूरा सिस्टम चलता है, तो उसको फॉलो करना नियम, रूल, रूल, नियम, कानून। कानून। प्रिंसिपल क्या होता है वो बताइए, प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत। दोस्तों, आरसीएम में आपको सक्सेस पाना है, आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स दोनों को समझना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि रूल्स क्या है और प्रिंसिपल्स क्या होता है। हर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का ये सपना होता है वो टेक्निकल अचीवर बने, पर्ल बने, क्योंकि पर्ल के बाद से, पर्ल बनते ही उनकी इनकम 50,000 रुपये लगभग होने लगती है। 50 रुपया तक इनकम आने लगता है। हर आदमी का पहला सपना होता है पर्ल बनने का आरसीएम में, और वहां से स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड और स्टार डायमंड का रास्ता साफ होना शुरू हो जाता है। आरसीएम के जो 21 रूल्स हैं उसको फॉलो करके आप यहां तक तो पहुंच सकते हैं, पर्ल तक तो आप पहुंच सकते हैं। लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहां से आगे जाने का जो रास्ता है वहां हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज रूल्स एंड व्हाट इज प्रिंसिपल्स। रूल्स क्या होता है दोस्तों, और प्रिंसिपल्स क्या होता है। मैं अगर रूल्स की बात करूं तो कायदा, कानून है, संविधान है, कोर्ट है, ये सब रूल्स के हिसाब से चलता है। देश का रूल होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चलती है। उसी तरह से जैसा आप सब जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस के भी 21 रूल्स हैं, जिसमें 6 बेसिक्स, 8 कोर और 7 कार्डिनल्स हैं, और इस तरह टोटल 21 रूल्स हैं जिसको फॉलो कर आप आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बनते हैं, पर्ल बनते हैं। मैं बता देता हूँ, हालांकि 100% लोग फॉलो भी नहीं कर पाते, लेकिन पर्ल आप बन सकते हैं। आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बनते हैं, पर्ल बनते हैं। यहां से आगे जाने के लिए आपको प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, और अधिकतर लीडर ये समझ नहीं पाते। इसलिए अधिकतर लीडर आरसीएम में लगातार संघर्ष करते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है? जैसे मैं किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल है। मैं किसी से चीटिंग नहीं करूंगा, ये प्रिंसिपल है। मैं किसी से गद्दारी नहीं करूंगा, मक्कारी नहीं करूंगा, ये प्रिंसिपल है। मैं हराम का पैसा नहीं खाऊंगा, ये प्रिंसिपल है। गीता में, कुरान में ये लिखा हुआ है कि नेक कमाई करो, मेहनत से कमाई करो, ईमानदारी से कमाई करो। हर धर्म में ये लिखा हुआ है। दुनिया में जितने भी धर्म है उसमें कहीं भी कानून नहीं है साहब, कानून से कोई धर्म नहीं चलता, धर्म प्रिंसिपल से चलता है, प्रिंसिपल से चलता है।
आपको आपका धर्म क्या सिखाता है? मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं मक्कारी नहीं करूंगा, मैं किसी से चीटिंग नहीं करूंगा, मैं किसी से पैसे नहीं खाऊंगा, मैं पसीने की मेहनत की कमाई खाऊंगा। देखिए, 2 नंबर की कमाई करने वाला आदमी भी ईमानदार वॉचमैन, ईमानदार चौकीदार ढूंढता है। काम 2 नंबर का कर रहा है, लेकिन वो कर्मचारी ईमान ढूंढता है। जिस आदमी ने बेईमानी से पैसा कमाया है, जिस आदमी ने बेईमानी से, मक्कारी से, चीटिंग से पैसा कमाया है, वो भी ईमानदार चौकीदार, ईमानदार कर्मचारी खोजता है। बेईमान चौकीदार और कर्मचारी नहीं खोजता, वो खोजता है क्या? कोई नहीं खोजता। बेईमानी, चीटिंग, गद्दारी, मक्कारी, हराम की कमाई प्रिंसिपल में नहीं आता। मैं किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये हुआ प्रिंसिपल। और अगर करूंगा तो पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी, केस करेगी, ये हुआ रूल्स। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह हुआ कि मैं रूल्स को फॉलो करूंगा तो हमें कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं तो कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कायदा कानून मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर मैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं तो रूल्स को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स से ऊपर होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। बात समझ में आ रही है हसीब भाई? समझ में आ रही बात? जी सर जी। प्रिंसिपल रूल्स से ऊपर होता है। उसी तरह से अगर हम आरसीएम में भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो रूल्स तो अपने आप ही फॉलो हो जाएगा। जैसे आरसीएम में रूल है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पाने के लिए कम से कम 100 बीबी का सेल्फ परचेज होना चाहिए, तभी कमीशन ट्रांसफर होगा, नहीं तो। और एक पिन अचीवर को 1500 बीबी का सेल्फ परचेज होगा तभी कमीशन ट्रांसफर होगा। ये रूल है। आप ये रूल फॉलो करेंगे, आपका कमीशन रुकेगा नहीं, मिलेगा। और नहीं करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अब प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है आरसीएम? आरसीएम का प्रिंसिपल है कि जो भी आरसीएम से जुड़े हैं उनको सारे प्रोडक्ट जिनकी उनको जरूरत है वो आरसीएम में है, वो आरसीएम से ही लेना। ये है प्रिंसिपल, ये है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है। अब अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो रूल तो अपने आप ही फॉलो हो जाता है। ऑटोमेटिक रूल फॉलो हो जाता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी धर्म में 1500 बीबी से कम से ज्यादा का ही प्रोडक्ट यूज होता है। आपने प्रिंसिपल फॉलो किया तो रूल्स अपने आप फॉलो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स से ऊपर होता है प्रिंसिपल। अब मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसकी गहराई में लेके चलता हूं। देखिए, काफी पहले मैंने एक प्रसिद्ध कोई किताब थी, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ा था कि पहले सतयुग आया इस धरती पे, दुनिया में सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में ग्रह ग्रह की लड़ाई होती थी। एक ग्रह से राक्षस आते थे और दूसरे ग्रह के लोगों को मार के चले जाते। त्रेता युग में ग्रह ग्रह की लड़ाई देश देश के बीच में पहुंच गई। देश देश की लड़ाई होती थी। राम और रावण का युद्ध हुआ था। राम भारत से थे और रावण लंका से थे। तो त्रेता में देश देश तक लड़ाई पहुंची, देश देश में लड़ाई होती थी। द्वापर युग में लड़ाई परिवार तक आ गया।
परिवार के अंदर आपस में ही लड़ाई होती थी। कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे और वो आपस में ही लड़ते थे। तो द्वापर में लड़ाई परिवार के अंदर ही होने लगी। द्वापर में महाभारत हुआ जो एक पारिवारिक लड़ाई थी। ग्रह ग्रह की लड़ाई जो सतयुग से शुरू हुई थी वो द्वापर आते आते परिवार के अंदर तक प्रवेश कर गई। मेरी बात समझ में आ रही है सिंह भाई? जी सर। और ये कलयुग है। कलयुग के लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है दोस्तों। कलयुग में लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, अपने अंदर ही चल रही है। हमारे अंदर ही लड़ाई चल रही है। कलयुग की जो लड़ाई है वो हमारे और आपके अंदर ही हो रहा है। कलयुग में लड़ाई किसी बाहरी से नहीं है। कलयुग की लड़ाई आपकी और हमारी खुद से आपस में ही है। कलयुग में खुद की लड़ाई खुद से है दोस्तों। और लड़ाई का जो मैदान है वो है आपका हमारा मन। हम अपने मन में निरंतर अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। हर पल हर क्षण हम और आप खुद से ही लड़ते रहते हैं। और ये अंदर से अंदर की जो लड़ाई होती है ना दोस्तों, ये सबसे भयंकर सबसे खतरनाक लड़ाई। अब हम कुछ बातें करेंगे अंदर से अंदर की लड़ाई पर। मेरी खुद से जो मेरी लड़ाई हो रही है, मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूं? मैं क्यों रॉयल्टी टेक्निकल नहीं हो पा रहा हूं? मैं क्यों बहुत सारा पैसा नहीं कमा पा रहा हूं? मैं क्यों साइकिल पर चल रहा हूं? मेरे बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं क्यों अपनी पत्नी को एक भारी सा सोने का चैन नहीं दे पा रहा हूं? मैं क्यों अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे, हज यात्रा पे नहीं भेज पा रहा हूं? मैं क्यों प्लेन से सफर नहीं कर पा रहा हूं? मैं क्यों जनरल डब्बे में सफर कर रहा हूं, स्लीपर में सफर कर रहा हूं? मैं क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं? मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या गलती हो रही है मुझसे? कहां गलती हो रही है मुझसे? क्या गलती हो रही है? इस तरह की कितनी लड़ाई हर क्षण हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। और नहीं चलती है तो चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई जवाब आपको मिला इस लड़ाई का? आपके अंदर जो ये लगातार लड़ाई चलती रहती है, इसका कोई जवाब मिला आपको? कोई समाधान आपको मिला? नहीं। नहीं मिला। आज आपकी आत्मा बोलेगी साहब। ये प्रोग्राम खत्म होते होते हो सकता है 2-3 दिन लगे इसको खत्म होने में। आपकी आत्मा बोलेगी, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी। आपके अंदर से हर चीज का जवाब मिलेगा। आप कहां कहां और क्या क्या गलत थे। रावण कौन था? नो रूल्स नो प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करूंगा और किसी रूल को भी फॉलो नहीं करूंगा। तेरी पत्नी मेरी पत्नी, छीना छीनी, छीना झपटी, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरी वासना के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रावण, नो प्रिंसिपल नो रूल्स। कृष्ण भगवान कौन थे? रूल्स को बहुत जगह उन्होंने तोड़े मड़ोड़े। कृष्ण भगवान ने कानून को बहुत जगह तोड़े, बहुत जगह मड़ोड़े उसको। आप सबको ये सब मालूम है। जैसे अश्वत्थामा का जब देहांत हुआ तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दे दिया। अश्वत्थामा मरा लेकिन वो हाथी था कि आदमी?
दुर्योधन को बिना वस्त्र के गंधारी ने अपने सम्मुख जाना था उनको, क्योंकि उनका पूरा शरीर को वज्र का करना था गांधारी, लेकिन उन्होंने केले का पत्ता पहना दिया उनको, ये कह के कि इस तरह से कोई अपनी माता के सामने जाता है क्या नंगा होकर। उन्होंने कानून को कई बार तोड़ा कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रिंसिपल को पकड़ के रखा था। प्रिंसिपल ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। भगवान राम कौन थे? वो दोनों में स्ट्रॉन्ग थे। वो रूल्स और प्रिंसिपल्स दोनों को लेके चलते थे। 100% रूल्स and 100% principles is Ram. No rules, no principles is Ravan. Breaking rules but principally strong is Krishna Bhagwan. दुर्योधन कौन था? He never break rules. उसने जिंदगी में कभी भी कानून को नहीं तोड़ा। उसने जिंदगी भर रूल्स को बदला नहीं, रूल्स को कभी तोड़ा नहीं, लेकिन उसका कोई प्रिंसिपल ही नहीं था। उसने जिंदगी में कभी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। युधिष्ठिर कौन थे? ये कृष्ण भगवान के सपोर्ट से राम बनने का प्रयास कर रहे थे। वो भगवान कृष्ण के सपोर्ट से रूल्स और प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। Was struggling to follow both rules and principles. भगवान राम बनना चाहते थे जो दोनों चीज को फॉलो करते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो जिस चीज को प्रिंसिपल समझ रहे थे वो रूल था, और वो जिस चीज को रूल समझ रहे थे वो प्रिंसिपल था। वो सच बोलने को रूल समझ रहे थे, वो ऑनेस्टी को रूल समझ रहे थे। दोस्तों, ऑनेस्टी रूल नहीं है, ऑनेस्टी प्रिंसिपल है। सच बोलना रूल नहीं है, सच बोलना प्रिंसिपल। तो युधिष्ठिर रूल्स और प्रिंसिपल के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, भगवान कृष्ण के सपोर्ट से। हम लोगों को तो भाई सपोर्ट किसी का नहीं। गीता के अध्याय 1 के 36वें श्लोक में को उसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, श्लोक तो मैं बताऊंगा नहीं। देखिए, मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि जो वैदिक शास्त्र है उसके अनुसार क्या क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन उस समय आया था, उसकी मैं चर्चा करूं। अर्जुन बैठ चुके थे, अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे लड़ाई नहीं करना, अपने खुद के लोगों को मैं क्यों मारूं। अर्जुन के अंदर का प्रिंसिपल आवाज दे रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, इन लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह से मेरे अपनों की हत्या मुझे नहीं करनी चाहिए। तो उनके अंदर का जो प्रिंसिपल है वो उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इस तरह कृष्ण भगवान उस श्लोक में कहते हैं, उसी समय कृष्ण भगवान ने श्लोक कहा था कि वैदिक शास्त्र के अनुसार आत्ताइयों के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार के अत्याचार अगर आपके साथ हो रहे हैं, आप चुप नहीं रह सकते। पहला है, अगर किसी ने आपको जहर देने का प्रयास किया, आपको मारने का प्रयास किया। दूसरा, अगर किसी ने आपके घर को जलाने का प्रयास किया। तीसरा, किसी ने घातक अस्त्र से आप पर प्रहार किया। चौथा, किसी ने आपके धन को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पांचवा, आपके जमीन को किसी ने हड़प ली। और छठा, हमारी स्त्री को किसी ने अपमान कर दिया, अपहरण कर लिया। इन परिस्थितियों में हम चुप नहीं रह सकते। देखिए, इन 6 सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हुआ, भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, कृष्ण भगवान को अवतार लेना पड़ा।
कृष्ण भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं ये 6 के 6 अत्याचार तुम्हारे साथ हुए हैं और तू बोल रहा है ऐसे लोगों को मैं छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? क्योंकि उन्होंने रूल्स को नहीं तोड़ा। दुर्योधन ने रूल्स को नहीं तोड़ा, उसने प्रिंसिपल को तोड़ा, उसने सारे प्रिंसिपल को तोड़ा, उसने 6 के 6 प्रिंसिपल को तोड़ा। उस समय ये रूल था कि जिसने जुए में किसी की पत्नी को जीत लिया तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो दुर्योधन ने रूल नहीं तोड़ा, he was following the rules, नहीं तोड़ा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रिंसिपल स्ट्रांग होना चाहिए। स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान खड़े हो गए। इसके चलते सारा महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। अब मैं थोड़ा और आसान तरीके, देखिए जो भी ये 6 चीजें हैं, ये 6 के 6 चीजें हमारे जिंदगी पे लागू हो रहा है। ये फिर आगे इसमें चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम गांडीव नहीं उठा रहे हैं, हम गांडीव रख के बैठ गए हैं। बहुत डिटेल में आगे चर्चा होगी। ये 6 के 6 अत्याचार हमारे साथ हो रहे हैं और हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने गांडीव रख दिया है। ये आगे किसी अगले दिन चर्चा आएगी। अब थोड़ा आसान तरीके से हम समझाते हैं। देखिए मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, सामने लाइट रेड है, रेड लाइट है, लाल बत्ती जल रही है और मैं सिग्नल पर खड़ा हूं। सिग्नल ग्रीन हो गया, मुझे गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन देख रहा हूं, आप आगे देख रहे हैं, वहां एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी रोड क्रॉस कर रहा है। एक एक कदम धीरे धीरे वह रोड क्रॉस कर रहा है। लाइट रेड हो चुकी है, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक रोड पे आ गया। तो इस पोजीशन पर आपको हॉर्न नहीं बजाना, नहीं बजाना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। हो सकता है पीछे वाला हॉर्न मारे, उससे भी नहीं बजाना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। किसी के अच्छे के लिए आप रूल्स तोड़ सकते हैं। हमारी तकलीफ क्या है ना दोस्तों, कि हमारी तकलीफ बहुत, मतलब बहुत खतरनाक है। हम प्रिंसिपल को तो फॉलो करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। प्रिंसिपल को तो हमने जाके समंदर में फेंक दिया है, लेकिन हम रूल्स को भी नहीं माने, नहीं माने। प्रिंसिपल ये कहता है मैं 4 रास्ते पे निकला हूं, तो सिग्नल हो या नहीं हो, मुझे गाड़ी एकदम स्लो करनी है, एकदम धीरे करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको इस चीज को बता, पूरे भूटान में आपको एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा, रोड एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा। उनके डिसिप्लिन को मैं साहब सैल्यूट करता हूं, भूटान वालों के डिसिप्लिन। पूरे भूटान में एक भी सिग्नल नहीं है रोड पे कहीं भी। क्यों? क्योंकि भूटान के लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। चूंकि भूटान प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, पूरा भूटान प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए भूटान को आप गूगल में टाइप कीजिएगा, हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, भूटान का नाम आएगा। इसलिए भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द अर्थ माना जाता है। और अगर प्रिंसिपल समझ में आ गया ना दोस्तों, तो रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। भूटान ऐसे नहीं है हैप्पीएस्ट कंट्री, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ये कायदे कानून, ये कोर्ट, ये वकील, ये थाने, पुलिस, ये संविधान, किसी की भी जरूरत नहीं है अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं।
प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल हमको समझ में नहीं आते, तो थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, संविधान है, कचहरी है, रूल है, कानून है। देखिए, 4 रास्ते पर हम जाएं तो गाड़ी स्लो करें और एक लाइन से चले। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको फोटो दिख रहा होगा, कैसे हम रेलवे क्रॉसिंग कैसे क्रॉस करते, आप एक फोटो में देख सकते हैं सर। इधर से भी फुल और उधर से भी फुल। इतनी हड़बड़ी क्यों है हम सारे लोगों को? एक घंटा लगा फंसे रहते हैं। 4 रास्ते पर हम जाएं या रेलवे क्रॉसिंग पे जाएं तो लाइन से चले। लेकिन कई लोग सिग्नल को तोड़ते रहते हैं, लोग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो सरकार को मजबूरन सिग्नल लगाना पड़ता है। प्रिंसिपल हम फॉलो करते नहीं तो रूल्स बनाया गया। अब रूल्स को भी हम फॉलो नहीं करते, सिग्नल तोड़ते हैं। हम सिग्नल तोड़ेंगे, हम मनमानी करेंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, हम तो करते हैं। आप इसलिए रुकते हैं सिग्नल पे, आप इसलिए रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? कि सामने वाला हवलदार फाइन लगा दे, पर्ची न कट जाए, इसलिए रुकते हैं। तो हम रूल से भी नहीं डरते, हम पेनाल्टी से भी नहीं डरते, चालान से डरते हैं। हम किस चीज से गवर्न हो रहे हैं दोस्तों? किस चीज से चल रहे हैं? फाइन से, प्रिंसिपल से, या रूल से, पेनाल्टी से? कितने दुख की बात है, कार में सीट बेल्ट, बाइक में हेलमेट सुरक्षा के लिए हम नहीं लगाते, फाइन के डर से लगाते हैं, पर्ची कटने के डर से लगाते हैं। आखिर हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? हम कहां से गवर्न हो रहे हैं? ये हमको सोचना है इस चीज को, और आगे चल के इसको हम फिर आरसीएम से भी रिलेट करेंगे। और आज की बात को हम यहाँ समाप्त करेंगे, और अगला जब भी हमारा मौका आएगा, जिस दिन नेक्स्ट मंडे को, उस दिन हम चर्चा करेंगे। समय की पाबंदी ये भी एक प्रिंसिपल है, और फिर हम कंक्लूजन पर आएंगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, रूल्स और प्रिंसिपल के बारे में जो आपने बताया बहुत ही जरूरी है, और किसी भी सफलता या अपने जीवन में बहुत जरूरी है इसको फॉलो करना। और बिल्कुल जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सुने तो बिल्कुल अपने रूल्स और नियम को जरूर फॉलो करेंगे। और इसी कड़ी में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर, वेलकम। JRCM, good morning everybody.